कोई भी आपके अराउंड थोड़ा हाई आईक्यू वाला हो तो चांसेस हैं कि आप उसको बोलते हो भाई तू तो आइंस्टाइन है। या किसी का मजाक उड़ाना हो, कोई बहुत डम हो और आपको सार्केस्टिकली उसको बोलना है कि उसने बहुत डम बात की है, तो उसको बोलते हो भाई तुम तो आइंस्टाइन की औलाद हो। पॉइंट ये है कि इंटेलिजेंस से अगर किसी का नाम जोड़ा जाता है तो वो आइंस्टाइन का है। दुनिया भर में बच्चा बच्चा आइंस्टाइन को जानता है बिकॉज आइंस्टाइन की अचीवमेंट्स and what he did not just for science but for the world in general is unparalleled, and that's what we are going to see today. We are not going to go into his theories, वो आपकी साइंस की क्लास के लिए है। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि आइंस्टाइन की जिंदगी कैसे रही है। हाउ डिड ही understand that he has this gift, what did he choose to do with it, how was his personal life, and why was he a truly beautiful mind। beautiful क्यों है, हमने सिर्फ truly genius mind या intelligent mind क्यों नहीं कहा, beautiful क्यों कहा है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये एक बायोग्राफिकल स्केच है जिसमें मोरलेस आप क्रोनोलॉजिकली एक फेमस पर्सन की लाइफ को फॉलो करते हैं और उनके जो पिविटल या की मोमेंट्स है उनको हाईलाइट करते हैं। आपको ये याद रखना है कि बायोग्राफी कोई और किसी और के लिए लिखता है, अगर आप खुद के बारे में लिख रहे हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नाउ हियर ब्यूटीफुल माइंड रेफर्स नॉट टू द अपीयरेंस बट टू द इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ओरिजिनलिटी एंड ह्यूमैनिटी दैट आइंस्टाइन पोजेस। तो हम उनके साइंटिफिक जीनियस के बियॉन्ड आइंस्टाइन को एज अ पर्सन जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इट बिगिंस विद द आइडिया दैट आइंस्टाइन टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म इन 1905। क्या एज थी उनकी? 26 साल की उम्र में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने लिखे थे दैट चेंज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग फॉर एवर। नाउ दिस, लाइक आई सेड, एवरीवनस अवेयर ऑफ। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि उनकी एज क्या थी, साल क्या था, वो 4 पेपर्स क्या थे, बट यू नो दैट साइंस के क्षेत्र में उनके अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग रही है। नाउ ही वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879। उन जर्मनी का एक शहर है, वहां पर नो साइन ऑफ ग्रेटनेस एज एट बर्थ। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उनकी मम्मी को लगा कि सर बहुत बड़ा है इसका, हो सकता है दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, हु नोज। नाउ व्हाट वाज हिज चाइल्डहुड बिहेवियर लाइक? ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, और ये बहुत ही फेमस एनेक्डोट है। कोई भी बच्चा, हमें पता होता है कि जिस घर, किसी के घर में कि उसने अभी तक बोलना नहीं शुरू किया, तो अक्सर ये बोला जाता है कोई बात नहीं, आइंस्टाइन ने भी बहुत लेट बोलना शुरू किया था। और जब भी when he started speaking he repeated everything twice। तो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर था नॉर्मल बच्चों से, और सब लोगों को अजीब लगता था। ब्रदर बोरिंग के नाम से उनको बुलाया जाता था। he preferred to play alone and especially with mechanical toys। as a matter of fact, this is a very funny story। when his sister was born he was like इसके wheels कहाँ पर है। तो क्योंकि he was a late talker, his parents worried and दे वंडर्ड कि ये क्यों नहीं बोला इतने टाइम तक। आइंस्टाइन ने खुद ही इस बात का जवाब दिया। ये बोला कि मैंने इसीलिए नहीं बोलना शुरू किया था बिकॉज एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। यानी कि मुझे सब समझ में आ रहा था, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, या कुछ मुझे वो नहीं लग रहा था जो कि मैं इंटरवीन करूं, इसीलिए मैं नहीं बोला। आइंस्टाइन ने ये खुद बताया। ऑलराइट, सो नाउ he had a difficult school life which generally genius लोग जो होते हैं उनको सोसाइटी में एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। म्यूनिक में he went to high school। he was not a bad student by any means but he found कि जो स्कूल का करिकुलम था, जो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उस करिकुलम को फॉलो किया जा रहा था, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इन सारी चीज़ों का स्कोप नहीं था। आप एक बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंट को फॉलो कर रहे हो, इन सब चीज़ों से आइंस्टाइन को प्रॉब्लम थी और इस वजह से टीचर से वो काफ़ी लड़ाई करते थे। 15 साल की उम्र में उनको इतना रिस्ट्रिक्टेड फील हुआ, इतना बंधा हुआ फील हुआ स्कूल में दैट ही लेफ्ट फॉर गुड। ओके, एंड दिस इज एन इशू दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव विद द स्कूल सिस्टम राइट नाउ आल्सो, कि आपको रट्टे मरवाए जा रहे हैं, एक ही तरीके का थॉट प्रोसेस फॉलो करने को बोला जा रहा है। देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाट ही आल्सो फेल्ट। ही मूव्ड टू स्विट्जरलैंड, मिलान, family moved to Milan, Italy, leaving him with relatives। Later he was allowed to study in Switzerland क्योंकि वो लिबरल से ज्यादा म्यूनिक से ज्यादा लिबरल था। ये आपको याद रखना है। म्यूनिक जर्मनी में है,
मिलान इटली में है, स्विट्जरलैंड डिफरेंट कंट्री। तो फैमिली कहीं और जा रही है, आइंस्टाइन कहीं और जा रहे हैं, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये तो बहुत नोन फैक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज यूनिवर्सिटी। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक इज इन स्विट्जरलैंड, सो ही वेंट टू स्टडी स्विट्जरलैंड में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। वहां पर नॉट ओनली साइंस बट ही ऑल्सो पिक्ड अप अदर इंटरेस्ट्स, एंड दैट्स वेयर ही मेट हिज फर्स्ट लव, हुज नेम इज Mileva Maric, who was also brilliant and extremely intelligent person. ये बोला भी जाता है कि actually Mileva ने अपनी research and everything that she could have achieved, she actually gave it up to support Einstein. अब लोग ये भी बोल रहे हैं. So Einstein thought she was a clever creature. They became close और फिर प्यार हो गया उनको. And he also saw her as an ally against Philistines. Who are Philistines? People who did not like art, creativity and independent thought. Ally मतलब कोई जो समर्थन करता है. So he saw Mileva as someone who supports him to be against people who do not like art. Clear है? समझ में आया? All right. Now let's look at his early career. He graduated in 1900 और graduation के बाद कोई job नहीं लगी. He worked as a teaching assistant, private lessons दिए. 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट की तौर पे वो पेटेंट ऑफिस में काम करने लग गए और पेटेंट ऑफिस में काम करते करते वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे थे. He was doing his own research, he was writing his own papers. Alright, that's why उन्होंने मजाक में अपना जो डेस्क ड्रॉर था ऑफिस में उसको बोला the Bureau of Theoretical Physics. Now it is theoretical physics that he particularly worked in, that was the field he worked in, and that's the theory that he put forward. ठीक है? Now, life changing miracle year सबकी लाइफ में कोई ना कोई आता है. आप भी जब बड़े हो जाओगे पीछे देखोगे आपको भी मिलेगा कोई ऐसा साल. आइंस्टाइन के लिए 1905 था. शुरू में ही हमने देख लिया था 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स इस साल में उन्होंने पब्लिश किए थे. इसमें से एक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सबसे ज्यादा कोटेड. सबको पता है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में. एंड इसमें व्हाट डिड ही स्टेट दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. यू डोंट हैव टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस इन योर इंग्लिश क्लास. साइंस में आप ये अच्छे से समझोगे. E is equal to mc square, famous equation. This formula shows the relationship between mass and energy. ये तो आपको दिख ही रहा है. And he humorously explained relativity as when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. यानी कि वक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ नहीं आता है, फील नहीं होता है, because it's all relative. It depends. Okay. So यहाँ पर again, you don't have to get into the science of it. You just have to know about what happened in 1905. Special theory of relativity. E is equal to mc square. Now, क्या हुआ पर्सनल लाइफ में? मिलेवा से शादी करनी थी. पहले मम्मी ने अपोज किया. मम्मी को लगा कि मिलेवा बहुत ओल्ड थी और बहुत इंटेलिजेंट थी. एंड तब ये मानते थे लोग कि ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की से शादी मत करो, घर अच्छा नहीं संभालेगी, वगैरह वगैरह. तो आइंस्टाइन ने वेडिंग पोस्टपोन की, लेकिन इवेंचुअली 1903 में शादी भी हुई, 2 बेटे भी हुए. मिलेना ने अपना, जैसे कि मैंने बोला, उसका अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन उसको दबाना पड़ा टू सपोर्ट आइंस्टाइन, एंड दैट्स व्हाई शी वाज अनहैप्पी इन द मैरिज. एंड देन इवेंचुअली दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919, एंड देन फेमसली आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन जिसका नाम था एल्सा. ओके, नाउ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 हमें पता है. 1915 में द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कम्स. ही पब्लिश्ड दिस giving a new explanation of gravity. Or 1919 during a solar eclipse, scientists confirmed his predictions, and this led to another whole scientific revolution. He redefined a lot of things and internationally became extremely famous. All right. Obviously, किसी भी फील्ड में आप अगर इंटरनेशनली इतने नोन हो जाते हैं, then Nobel Prize आता ही है. So he received the Nobel Prize for Physics in 1921. तो ये आप जनरली ना आप एक पूरी लाइफ का चार्ट बनाना, माइंड मैप बनाना. As a matter of fact, I'll tell you a very interesting thing you can do with the help of AI at the end of the video, okay? And he was honored and celebrated all around the world. अब आती है इंटरेस्टिंग. साइंस से हमने ओवरलैप कर लिया. अब हम
एसएसटी से थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए इन डेट्स को देखकर, इन सालों को देखकर कि दुनिया में तब क्या हो रहा था, बिकॉज आप पढ़ रहे हो इस बारे में इन योर सोशल साइंस, सोशल स्टडीज क्लासेस। तो 1933 में नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी एंड यू नो आइंस्टाइन वाज जर्मन, राइट? सो आइंस्टाइन लेफ्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. आइंस्टाइन वाज आल्सो ज्यूइश. दिस इज आल्सो समथिंग यू शुड नो. एंड क्या हो रहा था? Jews were being persecuted, Jews were being killed in Germany. 1938 से 1939 में न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हुआ और इससे सब डर गए कि अब ये जो नाजीज हैं, कि कहाँ हुआ? बर्लिन में हुआ. नाजीज के पास आ जाएगा एटॉमिक बॉम्ब, और नाजीज जैसे खतरनाक लोगों के पास, हिटलर के पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया तो दुनिया का सर्वनाश हो सकता है. आइंस्टाइन ने फेमसली रूजवेल्ट, हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट, को एक लेटर लिखी 1939 में. 2 अगस्त 1939. व्हाट डिड ही से? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप might destroy the whole port. This letter pushed the US to begin the development of the atomic bomb. तो उन्होंने बोला कि भाई जर्मनी, as you know, वर्ल्ड वॉर 2 में कौन किससे लड़ा था? You should be knowing all of this. Obviously, US, Germany, opposite sides. जर्मनी के पास आ गया अगर बॉम्ब तो तबाह हो सकता है यूएस. दिस प्रॉम्प्टेड यूएस टू स्टार्ट डेवलपिंग द एटॉमिक बॉम्ब. आयरनी यहाँ पे ये है कि यूएस के एटॉमिक बॉम्ब से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जापान का, एज यू नो, हिरोशिमा एंड नागासाकी. नाउ इन 1945 bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. 1945 में. ओके. आइंस्टाइन ने इस न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन पे क्या रिएक्शन दिया? एंड this should tell you why the chapter is called A Truly Beautiful Mind, because फेमस लोगों के पास अक्सर अभी भी, पहले भी एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. somebody like Einstein had a lot of power to influence and he used that influence for good. He was on the right side of history. He opposed all of this and that is why today he is remembered fondly. वरना हम आज जब आइंस्टाइन को याद रखते तो हमेशा एक एस्ट्रिक्स के साथ याद रखते. बट आइंस्टाइन ने इस चीज को सपोर्ट किया था, बट आइंस्टाइन की वजह से न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन हुई थी. बट नाउ वी कैन सेफली से दैट ही अपोज्ड दिस. सो ही सेड he was first of all deeply shaken by the devastation. He wrote a public letter UN को and he said कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट करनी चाहिए ताकि पीस नेगोशिएट हो सके और इन सब चीजों की नौबत ना आए. The letter failed to make an impact, but Einstein continued to speak out, campaigning for peace, warning against arm build-up, supporting democracy. All right? And finally, 50s mein, Einstein was seen as a visionary and a world citizen. He died in 1955 at the age of 76. Or obviously, he stood for humanity and moral courage. So science के achievements के लिए तो हम जानते ही हैं, but also for all of these things. All right? So you can read more about all of this. You know about Oppenheimer, क्या हुआ था इस टाइम पे, आप SST में वैसे भी पढ़ोगे. And then you can form your own opinions about the historical figures of that time, कि वो किस चीज को सपोर्ट करते थे, किस चीज के अगेंस्ट होते थे. कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता. There are shades of everything in everybody. तो आपको हर एक हिस्टोरिकल फिगर को क्रिटिकली एग्जामिन करना आना चाहिए. अब जो मैं आपको बोल रही थी, स्पेशली फॉर अ चैप्टर लाइक दिस, जहाँ पे डेट्स याद रखनी है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है, माइंड मैप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं. आपके पास AI की वजह से बहुत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है. इंस्टेड ऑफ मिस यूजिंग AI, getting ChatGPT or Gemini to do your homework, not studying, cheating, instead of doing all of this nonsense, you should also be on the right side of history and use it for your own advantage. So you can go to NotebookLM, जो कि गूगल AI की ही सर्विस है, बहुत बढ़िया है. मैं आपको इसका एक वीडियो अपलोड करा दूंगी कि कैसे करना है, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ. आप इसका NCERT से PDF जो है इस चैप्टर का डाउनलोड करेंगे, उसको एज अ सोर्स अपलोड करेंगे NotebookLM में. NotebookLM समराइज करके देगा क्या है सोर्स में. राइट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपके पास माइंड मैप का. माइंड मैप के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, बहुत अच्छा इंटरैक्टिव माइंड मैप मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ आप फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं, क्विज बनवा सकते हैं.
बहुत कुछ बना के दे देगा नोटबुक एलएम आपको। अच्छा रिसोर्स है, स्टडीइंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ। डू ट्राई इट, माइंड मैप बनाकर मुझे भी बताना कि हेल्पफुल था कि नहीं था। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।